नमस्कार साथियों, मैं यशवेंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपको इस क्लास में इतिहास को जो करा रहा था, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की जो 2018 की जो वीडियो की भर्ती थी, उसके लिए जो हमारे चैनल पर क्लासेस को प्रारंभ किया गया था, उसके लिए मैंने जो इतिहास का जो मेरे जीके का जो पार्ट है उसमें मैंने इतिहास को प्रारंभ किया था। और इतिहास में भी मैंने मध्यकालीन भारत के इतिहास को प्रारंभ किया था। और अब मैं बात कर देता हूँ कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ाने आगे मैं जो दिल्ली सल्तनत को पढ़ा रहा था, उससे पहले मैं दो बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो इस समय जो भर्ती आई हुई है वो एसएससी जीडी की इस समय ऑनलाइन भी चल रहे हैं उसके, और आने वाली एक भर्ती और है उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो उसमें भी जो जीडी के लिए है वो हमारे जो चैनल है उस पर पूरा क्लासेस कैसे किस प्रकार क्लासेस होनी है, मैथ की कब होनी है, हिंदी की कब होनी है, जीके की कब होती है और करंट अफेयर्स की कब होनी है, उसको जो है डिस्कशन कर दिया गया है। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो जल्द से जल्द उस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। तो बात करते हैं कि इतिहास की। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो दिल्ली सल्तनत को मैंने शुरू किया था, और फिर लास्ट क्लास में जो है मैंने बलबन के वो इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश के बाद थोड़ा सा जो मैंने रजिया सुल्तान को प्रारंभ किया था। अब रजिया सुल्तान को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली क्लास से कनेक्ट करते हुए कि रजिया सुल्तान को मैंने आपको बताया था कि जनता के द्वारा इसको चुनकर बैठाया गया था। यानी कि इसने जो है जुम्मे की नमाज के समय जो शुक्रवार को जो नमाज होती है उसमें लाल वस्त्र पहनकर और जनता के सामने जो है अपना एक भावुकतापूर्ण भाषण दिया था, और इसी के कारण जनता ने इसको चुनकर जो है वो गद्दी पर बैठाया था। और जब गद्दी पर ये बैठती थी, यानी कि जब गद्दी पर बैठी तो ये जो कुबा, और मैंने लिखवाया था कुबा और कुला, यानी कि कोट और टोपी पहनकर दरबार में बैठा करती थी और सिंहासन पर बैठकर ये जो है न्याय किया करती थी। यानी कि कहने का मतलब जो है रजिया सुल्तान जो है जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई थी। और आगे की अगर ये बात करते हैं तो एक मैंने आपको बताया था मोहम्मद जुनैदी जो इनका वो वजीर जो था, वो जो है रजिया सुल्तान के खिलाफ जो है षड्यंत्र प्रारंभ कर देता है, और रजिया सुल्तान जो है वो मोहम्मद खान एवाज यानी कि मुल्तान का जो इख्तिदार है, और मोहम्मद शलारी जो कि बदायूं का इख्तिदार है, उसको उनके इन दोनों के माध्यम से जो है मोहम्मद जुनैदी को अपने यानी कि प्रशासन से हटाने का काम करती है, यानी कि इसको मरवा देती है। अब आगे बात करते हैं इसके प्रशासन में। अब यानी कि इनने जो बदलाव किया अपने प्रशासन में, वो किसको मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी, लेकिन पिछली क्लास से नई क्लास को कनेक्ट करने के लिए मैं इस बात को फिर से लिखवा रहा हूँ कि इनके प्रशासन में कौन कौन से नए मेंबर जुड़े थे, यानी कि प्रशासन क्या कि किस तरह का प्रशासन था, रजिया सुल्तान ने किसे किसे अपने प्रशासन में शामिल किया था। तो बात करते हैं अमीर अमीर हाजिब। अमीर हाजिब की जो अमीर हाजिब का जो पद था वो किस पर था? ये था एतगीन पर। इस पर एतगीन नाम एक तुर्क व्यक्ति है, इसको नियुक्त किया एतगीन तुर्क। दूसरे नंबर पर अमीर आखुर, यानी कि अमीर हाजिब जो था ये कौन था? ये शिष्टाचार का प्रमुख हुआ करता था, शिष्टाचार का प्रमुख। शिष्टाचार का प्रमुख। दूसरा था अमीर अकुर। दूसरा कौन है व्यक्ति? पद। ये पद के नाम है, और ये व्यक्ति जो इन पर आसीन थे उनके नाम लिखोगे एतगीन। अमीर हाजिब के पद पर था एतगीन, एक तुर्क व्यक्ति था। दूसरा अमीर अकुर। अमीर
आखुर। इस पर जो बैठा था वो था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत। तीसरी बात कर लेते हो अमीर शिकार। अमीर शिकार। अमीर शिकार के जो पद पर बैठा हुआ था, इसकी बात मैं कर लेता हूँ अमीर याकूत। अमीर याकूत जो हुआ करता था वो अस्तबल का प्रमुख हुआ करता था, और ये अमीर शिकार जो था ये बलबन था। बलबन जो पद पर जिस पर आसीन था उसका नाम था अमीर शिकार बलबन। अब बात कर लेते हैं इस दिल्ली सल्तनत में एक इल्तुतमिश ने इक्तिदारी प्रथा को भी शुरू किया था। तो रजिया सुल्तान के समय कहाँ कहाँ के कौन कौन इक्तिदार थे, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। इक्तिदार तो मुल्तान का जो इक्तिदार था, मुल्तान का इक्तिदार वो था, मुल्तान का इक्तिदार जो था वो था कबीर खां एयाज। कबीर खां एयाज। एयाज। अब आता है बदायूं का इक्तिदार कौन था, तो बदायूं का इक्तिदार था मोहम्मद शलारी। यानी कि इसने जो इल्तुतमिश के बाद जो यानी कि बदले हैं, तो मुल्तान का इक्तिदार कबीर खां एयाज था इसके समय में भी, और इल्तुतमिश के समय में भी मुल्तान का इक्तिदार यही था। और बदायूं का जो इक्तिदार था, बदायूं का जो इक्तिदार था वो इल्तुतमिश के समय में मोहम्मद शलारी था, और यहाँ भी मोहम्मद शलारी है। मोहम्मद शलारी। क्यों? मुल्तान के इक्तिदार और बदायूं के इक्तिदार को जो है इसने अपनी तरफ कर लिया था, यानी कि इसकी सहायता के लिए ये दोनों है वो तत्पर रहते थे। कौन? कबीर खां एयाज और मोहम्मद शलारी। और जो मुल्तान का वो लाहौर का जो इक्तिदार था, लाहौर का जो इक्तिदार था वो बात करते हैं कि इल्तुतमिश के समय जो था वो अलाउद्दीन चानी था, लेकिन रजिया सुल्तान ने अलाउद्दीन चानी को हटाकर जो है अल्तुनिया को नियुक्त किया था। किसको? अल्तुनिया को। तो ये बात जो है मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दी थी। क्या? कि अमीर हाजिब के पद पर एतगीन को, अमीर याकूत के पद पर जलालुद्दीन याकूत को, अमीर शिकार के पद पर बलबन को, और मुल्तान का इक्तिदार कबीर खां एयाज, बदायूं का इक्तिदार मोहम्मद शलारी, और लाहौर का इक्तिदार अल्तुनिया को नियुक्त किया गया था। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो अधिक से अधिक शेयर करें इसको, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। आगे बात करते हैं, मैंने आपको रजिया के समय प्रशासन के बारे में बता दिया। अब रजिया जो जो ये एतगीन था, अमीर हाजिब यानी शिष्टाचार का जो प्रमुख था, इसकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करेंगे कि इसने जो है षड्यंत्र जो है रजिया के खिलाफ जो षड्यंत्र प्रारंभ किए थे उसके बारे में बात करेंगे। एतगीन जो कि अमीर हाजिब के पद पर था। किस पर? अमीर हाजिब। अब इसने क्या किया? रजिया के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र प्रारंभ कर दिए।
षड्यंत्र प्रारंभ कर दिए और इसने याजकीन ने जो मुल्तान का जो इक्तिदार है, मुल्तान का इक्तिदार कबीर खां अयाज को उकसा दिया। यानी कि जब याजकीन अमीर हाजिब के पद पर यानी कि एक प्रतिष्ठित पद पर यह आसीन था, तो इसने इसको जो रजिया सुल्तान है, एक यानी कि लेडी जो साधिका है, यानी कि जो एक औरत के तौर पर इसके इन सबके ऊपर शासन कर रही थी, तो इसको जो है ये एक अच्छा नहीं लगा और याजकीन जो है ये रजिया सुल्तान के खिलाफ जो है षड्यंत्र को प्रारंभ करता है, यानी कि तरह तरह के षड्यंत्र शुरू करता है। और इन्होंने क्या करा है कि याजकीन ने जो मुल्तान का जो इख्तिदार है, जो कि रजिया के बिल्कुल खास व्यक्ति है कबीर खां अयाज, उसको जो है ये उकसा देता है। किसको? कबीर खां अयाज को। कबीर खां अयाज को उकसाने पर मुल्तान में क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। मुल्तान में विद्रोह। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि रजिया सुल्तान जो है वो कद में थोड़ी छोटी हुआ करती थी, तो इसको जो है घोड़े पे चढ़ने में परेशानी हुआ करती थी। तो ये जो इसका अमीर याकूत जो था जलालुद्दीन याकूत, ये हर समय जो है इसके साथ रहा करता था। तो जलालुद्दीन याकूत से जो है ना याजकीन जो है ये सारे के सारे लोग चिढ़ने लगे थे, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा था कि इनके प्रेम संबंध हो गए आपस में। किसके? अमीर याकूत जो था जलालुद्दीन याकूत और रजिया सुल्तान के बीच में प्रेम संबंध हो गए हैं। तो आने वाले समय में जो है अमीर याकूत के पद पर जो है ये आगे चलकर सुल्तान के पद पर आसीन हो जाएगा। तो इस चक्कर में ये जो याजकीन है या फिर और जितने भी तुर्क चहलगानी के जो सदस्य थे, वो जो इससे यानी रजिया से और जलालुद्दीन याकूत से चिढ़ने भी लगे थे अंदर ही अंदर। तो इसने याजकीन को चढ़ाकर कबीर खां अयाज को अपनी तरफ कर मुल्तान में विद्रोह कर दिया था। और जब दिल्ली से रजिया रजिया जो है अपने साथ जो है याकूत को जो है हर मिशन पे यानी कि हर जो जहां पर भी विद्रोह हो जाता था, इनको अपने साथ लेकर जाती थी। क्यों? क्योंकि इसमें घोड़े पे चढ़ने में परेशानी हुआ करती थी। यानी कि रजिया और याकूत जो है विद्रोह का दमन करने मुल्तान जाते हैं, मुल्तान गए। लेकिन क्या होता है, कबीर खां अयाज जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है। कबीर खां अयाज ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। और इस समय क्या होता है, मुल्तान के बाद लाहौर में भी विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। कहां पर? लाहौर में। लाहौर में विद्रोह हो जाता है। लाहौर में जब विद्रोह होता है और मुल्तान से लाहौर जाते समय जो रास्ते में जो है ना, वो जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर देते हैं। कौन? तुर्क चहलगानी के सदस्य जो है वो याकूत की हत्या कर देते हैं। मुल्तान से लाहौर जाते समय रास्ते में जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी। याकूत की हत्या कर दी। यानी रजिया सुल्तान को कमजोर करने के लिए, यानी रजिया सुल्तान का जो सबसे
अच्छा यानी कि सब शासन साथ देता था रजिया सुल्तान का, वो याकूत था। और याकूत को बीच का रोड़ा मानते हुए तुर्क चहलगानी के सदस्यों ने याकूत की रास्ते में ही हत्या करवा दी। अब जब ये लाहौर पहुंचती है तो लाहौर में जो है इसको जो है आत्मसमर्पण करना पड़ गया। रजिया सुल्तान ने लाहौर में आत्मसमर्पण कर दिया। लाहौर में रजिया ने आत्मसमर्पण किया। रजिया ने आत्म समर्पण किया। तो रजिया ने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया है। और रजिया ने जो मुल्तान में जो लाहौर के अंदर जो है वो कौन है, लाहौर के अंदर बैठा हुआ है जब यहाँ पर आत्मसमर्पण करने के बाद जो रजिया जो है ना, रजिया ने लाहौर में विद्रोह के बाद याकूत की हत्या कर दी रास्ते में, यानी कि मुल्तान से लाहौर जाते समय याकूत की हत्या करने के बाद रजिया ने लाहौर पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। और लाहौर में कौन बैठा है, लाहौर में बैठा है अल्तुनिया। अब अल्तुनिया को रजिया ने क्या करा, रजिया ने अल्तुनिया को एक प्रस्ताव भेजा। अल्तुनिया को विवाह का प्रस्ताव भेजा। विवाह का क्या भेजा, प्रस्ताव भेजा। अब अल्तुनिया सोच रहे थे क्या कि दिल्ली जाकर जो है मैं सल्तनत पर राज करूंगा, यानी कि जब रजिया और अल्तुनिया का आपस में विवाह हो जाएगा तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, या खुद अल्तुनिया बैठेगा। तो इस लालच में आकर अल्तुनिया ने जो है रजिया से विवाह कर लिया। और क्या होता है, इस समय जब जब रजिया ने आत्मसमर्पण किया था तो दिल्ली की गद्दी पर तुर्क अमीरों ने जो है, जब यहाँ पर इसका आत्मसमर्पण हो गया तो तुर्क अमीरों ने दिल्ली की गद्दी पर बहराम खां को नियुक्त कर दिया था। इसका ही एक रजिया का भाई है बहराम खां, तो बहराम खां को जो है दिल्ली की गद्दी पर नियुक्त कर दिया गया। अब ये जो इनके विवाह इनको प्रस्ताव भेजा और अल्तुनिया ने क्या किया, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इन दोनों का क्या हुआ, विवाह हुआ। विवाह के बाद जब ये दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे, यानी कि दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो कैथल के निकट बहराम खां ने कुछ डाकुओं को भेजकर कैथल के निकट, कैथल एक दिल्ली के पास जगह पड़ती है, कैथल के निकट डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई। तो यहाँ पर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की कैथल के निकट जो है बहराम खां ने हत्या करवा दी। अब आगे जो गद्दी पर बैठा है कौन है, बहराम खां। तो बहराम खां की चर्चा करते हैं। बहराम खां के समय क्या क्या हुआ, क्या क्या कौन कौन उसके समय पद पर आसीन था, उसकी चर्चा करते हैं बहराम खां की। लगभग 2 साल उन्होंने शासन किया है, 40 से 42, क्योंकि 40 तक रजिया सुल्तान नहीं है, 39-40 तक। और उसके बाद बहराम खान गद्दी पर बैठा। बहराम खां ये जो गद्दी पर बैठा 1240 से लेकर 1242 तक।
क्या हुआ, बहराम खां के समय जो एतगीन है अमीर हाजिब के पद पर था। किस पर? अमीर हाजिब के पद पर पहले से ही था, रजिया सुल्तान के समय से। अमीर हाजिब के पद पर था। बहराम खान ने क्या करा, अमीर हाजिब के पद को समाप्त कर, यानी कि इस पद को समाप्त कर दिया, समाप्त कर एक नए पद का सृजन किया, एक नए पद को बनाया, नायब मुमलिकात, नया पद बनाया, नया पद बनाया जिसका नाम क्या रखा, नायब मुमलिकात, नायब मुमलिकात। यानी कि ये जो जितने भी राजकाज के जो आदेश हुआ करते थे उसको पारित करने का काम करता था कौन, नायब मुमलिकात, यानी कि सारे आदेशों को पारित करने का काम, सारे आदेशों को पारित करना। इस पद का क्या काम था, सारे आदेशों को पारित करना। और इस पर कौन बैठा, इस पर बैठता है एतगीन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस पद को समाप्त करेगा, नायब हाजिब के पद को समाप्त कर एक नायब मुमलिकात के पद को स्टेब्लिश किया, यानी कि स्थापना करी, और एतगीन को ही इस पर बैठाया। कौन बैठा, एतगीन। अब क्या होता है आगे चलकर, जब एतगीन जो है वो बहराम खां के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर देता है, षड्यंत्र को प्रारंभ कर देता है, तो बहराम खां जो है इसकी हत्या करा देता है, एतगीन की हत्या करवा देता है। कौन, बहराम खां, हत्या करवा दी। हत्या करवा दी। और नायब के पद पर जो है, अब जो एतगीन जो है, अब यहाँ पर अमीर हाजिब के पद के स्थान पर जो है नायब मुमलिकात का पद आ गया। तो नायब मुमलिकात के जो नया पद बना है, इसका काम है सारे जो राजा के आदेश, सुल्तान के जो आदेश हैं, जो सारे आदेशों को पारित करना। और इस नए पद पर भी किसको बैठाया, इस पर जो है एतगीन को बैठाया। लेकिन एतगीन जो जब महत्वाकांक्षी हो गया, यानी कि जो एतगीन जो महत्वाकांक्षा इसकी बढ़ने लगी, तो इसने जो है षड्यंत्र जो प्रारंभ करे, और किसने, बहराम खान ने एतगीन की हत्या करवा दी। अब नायब के पद पर जो है, जब नायब का पद खाली हुआ, और नायब के पद पर बदरुद्दीन सुकर को बैठाया। नायब के पद पर किसको बैठाया, बदरुद्दीन सुकर को। बदरुद्दीन सुकर को बैठाया। बदरुद्दीन सुकर ने भी जब ये इसकी महत्वाकांक्षाएं अधिक बढ़ने लगी, यानी कि जब बहराम खां के खिलाफ जो षड्यंत्र को प्रारंभ करने लगा कौन, बदरुद्दीन सुकर, तो इसको कहा कि आप मुल्तान का सुल्तान बन जाइए, यानी मुल्तान में जाइए, इक्तदार बन जाइए। इक्तदार बनने के लिए इसको मुल्तान भेजा, मुल्तान भेजा। और जब मुल्तान जाने से इसने मना किया, मना करने पर इसकी हत्या कर दी। मना करने पर इसकी क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। अब बहराम खां के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण होता है 1242 का। 1242 का
एक आक्रमण है मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण। तो ये जो जितने भी आक्रमण हुए पहले से ही वो इधर उत्तर पश्चिम से हुए हैं। तो इस समय जो मुल्तान का इक्तदार है वो कबीर खान एयाज रजिया सुल्तान के समय से ही कबीर खान एयाज को मुल्तान का इक्तदार बना रखा है। तो 1242 के समय में जब मंगोल आक्रमण होता है बहराम खान के शासनकाल में, तब भी जो कबीर खान एयाज जो है वो मुल्तान में जो है मुल्तान का इक्तदार है। और जो मंगोलों का आक्रमण है उसको इसने असफल कर दिया। यानी कबीर खान एयाज ने असफल कर दिया। असफल कर दिया। तो बैराम खां की हमने बात करी। बैराम खां के समय जो मंगोल आक्रमण होता है, मंगोलों का आक्रमण होता है और मंगोलों के आक्रमण को असफल कर दिया किसने? कबीर खान एयाज ने। अब आगे बात करते हैं कि इसके बाद बैराम खां के बाद गद्दी पर कौन बैठ जाए? अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह जो है गद्दी पर बैठता है 1240 से लेकर 1242 से लेकर 1246 तक। मैं आपको यही बता देता हूँ क्योंकि उसके शासनकाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो, क्योंकि हम जो करते हुए चल रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हुए चल रहे हैं। फालतू की स्टोरी को हमें पढ़कर कोई फायदा नहीं है। ये जो क्लास है वो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। तो मैंने आपको बैराम खां बता दिया। बैराम खां के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह जो है अलाउद्दीन मसूद शाह, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक सुल्तानों का क्रम भी याद होना चाहिए। कभी कभी इसको एक सीरियल में देकर पूछ लिया जाता है कि किस सुल्तान के बाद किसका शासन आता है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह का जो शासनकाल है वो 1242 से लेकर 1246 है। 1242 से लेकर 1246। अब अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद जो बैठेगा वो बैठेगा नासिरुद्दीन महमूद शाह। कौन? नासिरुद्दीन महमूद शाह। अब बैराम खां के मैंने आपको बता ही दिया कि यकीन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नायब हाजिब के पद को किसने समाप्त किया था? तो बैराम खां ने समाप्त किया। मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन भी बताता हुआ चल रहा हूँ कि परीक्षाओं में किस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अमीर हाजिब के पद को किसने समाप्त किया? बैराम खां ने समाप्त किया। अमीर हाजिब के पद को समाप्त कर नया पद इसके स्थान पर कौन सा लाया गया? तो नायब मुमलिकात लाया गया। नायब मुमलिकात का क्या काम था? सारे आदेशों को पारित करना। और नायब मुमलिकात के जो पद पर पहला व्यक्ति कौन बैठा था वो भी कौन था? एतकीन था। ठीक है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन की। नासिरुद्दीन गद्दी पर बैठता है। और नासिरुद्दीन जो एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल कहा जाए तो मैं लिखवाऊंगा अभी कि अपने जो पालन पोषण है वो टोपी सिलकर और कुरान की आयतों को पढ़कर और उसको लिखकर अपना जीवन यापन करता था। और इसी बात का जो फायदा उठाता है वो कौन उठाता है? बलबन। नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में बलबन की शक्तियों का क्या होता है? विस्तार होता है। कौन? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन। ये 1246 से लेकर
65 तक बैठता है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि नासिरुद्दीन जो है एक ऐसा शासन है, इसका शासनकाल है। और मैंने आपको बताया क्या कि नासिरुद्दीन एक ऐसा व्यक्ति है जो टोपी सीकर, टोपी सिलकर अपना जीवन यापन किया करता था। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते रहें। अपना पालन पोषण करता था। और इसी के समय क्या है, इसी के समय बलबन की शक्तियों का विस्तार होता है। क्या इसी के समय जो नासिरुद्दीन को हम पढ़ते हैं तो ये नासिरुद्दीन को पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि बलबन की जो यानी नींव है उसको जानना कि बलबन कहाँ से और कैसे। मैंने आपको पीछे बता ही दिया है कि बलबन कहाँ कहाँ किस किस तरह से, और आगे भी मैं चर्चा करूंगा। नासिरुद्दीन को पढ़ने के लिए बलबन के बेसिक को सीखना है। तो इसी समय बलबन की शक्ति का, बलबन की शक्ति का विस्तार होता है। विस्तार हुआ। कहा जाता है बलबन जो है नासिरुद्दीन के समय जितनी भी अधिकांश दरबार की जो चीजें थी, यानी कि इनका छत्र तक, जो सुल्तान का छत्र होता है वो अपने घर ले गया था। यानी कि इसकी जितनी भी जो शक्तियां हैं वो नासिरुद्दीन के समय ही इसकी शक्तियों का विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। अब क्या है, बलबन जो है क्या करता है, अपनी पुत्री का, बेटी का जो विवाह है, बलबन अपनी पुत्री का विवाह करता है नासिरुद्दीन के साथ। अपनी पुत्री का विवाह अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन के साथ किया। नासिरुद्दीन के साथ कर दिया। अब इसी उससे यानी कि इसी बात से नासिरुद्दीन खुश होकर बलबन को एक उपाधि देता है। बलबन को एक उपाधि दी। वो उपाधि कौन सी है? उलूग खां। बलबन को उपाधि दी कौन सी? उलूग खां। उलूग खां की उपाधि दी किसको? बलबन को। यानी कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन के साथ किया और बदले में नासिरुद्दीन ने क्या किया, बलबन को उलूग खां की उपाधि से सम्मानित किया। अब क्या है, बलबन को जो है नायब के पद पर आसीन करता है। कौन? नासिरुद्दीन। तो नायब का पद दिया। नायब का पद दिया किसको? बलबन को। लेकिन परिवार के विरोध के कारण, किसके? परिवार के विरोध के कारण इससे ये पद ले लिया गया। परिवार के विरोध के कारण ये पद लेकर जो है रेहान को दे दिया गया, नायब से हटा दिया गया। नायब के पद से
हटाकर रेहान नामक एक व्यक्ति है उसको दे दिया गया था। किसको? रेहान, रेहान को दे दिया। लेकिन क्या होता है आगे, तुर्क जो सरदार थे, यानी कि एक तुर्क हमेशा से दिल्ली की सल्तनत में जो है तुर्क सरदार है। तुर्क सरदारों का क्या मतलब होता है, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। जो सुल्तान है, सुल्तान को चलाने वाले, यानी कि जो सुल्तान के पीछे रहते हैं, जो शासन प्रशासन को देखते हैं, उनको कहा जाता है तुर्क सुल्तान, तुर्क सरदार। यानी कि जितने भी सुल्तान जो निर्णय लेगा या फिर सुल्तान के निर्णय के सुल्तान अपने निर्णय को साझा करने के लिए एक कमेटी रखता था, उसको कहते थे अमीर सुल्तान, वो तुर्क सुल्तान। तो तुर्क सुल्तानों, तुर्क सरदारों के दबाव में आकर, तुर्क सरदारों के दबाव में आकर नायब के पद पर दोबारा बैठाया गया, नायब का पद दिया, नायब का पद दोबारा दिया। क्या है? नायब का पद जो है इसको दोबारा दे दिया। किसको? बलबन को, नासिरुद्दीन ने। अब एक इतिहासकार हुआ है इशामी। इशामी क्या कहता है? इशामी कहता है कि बलबन ने नासिरुद्दीन को जहर देकर इसकी हत्या कर दी थी। बलबन ने जहर देकर नासिरुद्दीन की हत्या कर दी। नासिरुद्दीन की हत्या कर दी। तो मैंने आपको जो है ये नासिरुद्दीन को पढ़ा दिया के बारे में पूरा आपको डिटेल से बता दिया। और साथियों मैं बात करता हूँ कि जब मैंने आपको दिल्ली सल्तनत शुरू किया था, उसकी मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ कि जब मैंने दिल्ली सल्तनत शुरू किया था तो दिल्ली सल्तनत को मैंने गुलाम वंश को बताया था। पहला 5 वंशों में बांटा था और गुलाम वंश उसमें पहला था। और गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 बताया था मैंने आपको कि शासन करेगा। और जो गुलाम वंश में को मैंने 3 भागों में बांटा था। अब उसी के आधार पर पहला जो भाग था वो था कुतुबी वंश, जो कि 1206 से लेकर 1210 था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐबक ही शासन हुआ। इसको एक बार मैं बता देता हूं। गुलाम वंश मैंने आपको बताया था 1206 से लेकर 1290 तक, और इसको कहा था 3 भागों में बांटेंगे। कैसे? पहला कुतुबी वंश, कुतुबी वंश का जो शासनकाल है वो 1206 से लेकर 1210 रहा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मात्र एक सुल्तान ने शासन किया जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा आया शमसी वंश। हमने क्या बांटा? दूसरे में बांटा शमसी वंश। और जो शमसी वंश का जो शासनकाल रखा था वो 1211 से लेकर 1265 तक रखा था। इसमें मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था इल्तुतमिश। बता देता हूं थोड़ा सा क्या पढ़ाया।
इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश का पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है थोड़ी बहुत समय के लिए, कुछ महीनों के लिए आराम शाह शासक बनता है। आराम शाह के बाद रजिया सुल्तान शासक बनेगी। कौन बनेगी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद जो है वो बहराम, हाँ बहराम खां बनेगा। बहराम खां के बाद अलाउद्दीन महमूद बनेगा। अलाउद्दीन महमूद शाह। महमूद शाह। उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह के बाद नासिरुद्दीन गद्दी पर बैठा। कौन? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन गद्दी पर बैठा, यानी कि हमने जो है आज की क्लास में जो है यहाँ तक देख लिया कि नासिरुद्दीन तक, यानी कि गुलाम वंश को 3 भागों में बांटा था। पहला कुतुबी वंश ऐबक को देखा था, और शमसी वंश में इतने शासकों सुल्तानों को हमने अच्छे ढंग से समाप्त कर लिया है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने किस किस तरीके से अभी तक पढ़ा है। शमसी वंश में इन लोगों को पढ़े, इल्तुतमिश को, फिर आराम शाह को, फिर रजिया सुल्तान को, फिर बहराम खां को, अलाउद्दीन मशहूद शाह को, नासिरुद्दीन मशहूद शाह को हमने पढ़ लिया। अब आगे जो आएगा वो आएगा बलबनी वंश। अब आएगा बलबनी वंश। बलबनी वंश। अब बलबनी वंश का जो शासनकाल है वो 1265 से लेकर 1290 तक रहता है। 1265 से लेकर 1290 तक रहता है। अब इसमें कौन कौन से शासक हैं उसको बात कर लेते हैं। पहला शासक आएगा इसमें बलबन। बलबन। दूसरा आएगा केकुबाद। कौन है? केकुबाद। और जो तीसरा आएगा और लास्ट शासक जो है उसका नाम है क्यूमर्स। क्यूमर्स। ये 1290 में जो है इसकी एक खिलजी वंश का जो शासक है जलालुद्दीन खिलजी, वो इसको जो है हत्या करके केकुबाद को पैरालाइसिस होने के बाद यमुना नदी में फेंक देगा और इसकी जो है वो हत्या कर देगा और खिलजी वंश की जो है स्थापना हो जाएगी। जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो रजिया सुल्तान से लेकर नासिरुद्दीन तक मैंने इस क्लास में आपको पढ़ा दिया है। यानी कि इल्तुतमिश के बाद जो रजिया सुल्तान के बाद बहराम खां और अलाउद्दीन मशहूद शाह और नासिरुद्दीन को मैंने आज पढ़ा दिया। और अभी नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो करेंगे बलबन की। तो यदि आपको हमारी क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। और जीडी के लिए यदि आपने वीडियो ना देखी हो, मैथ की जो क्लासेस चल रही है उसको ना देखा हो, तो जल्द से जल्द जाएं और जीडी की जो मैथ की क्लासेस जो बिल्कुल बेसिक से शुरू होकर और हाई लेवल तक जाने वाली है, जो जीडी का लेवल है उस तक जाने वाली है, उस क्लासों को आप जल्द से जल्द देखें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वीडियो है उसको शेयर करें और चैनल को भी नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।